चलो, लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग। सर, ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का मतलब क्या होता है सर? सिंपल है सर, जो हमने प्लान किया है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम रिसोर्सेज को जुगाड़ करते हैं सर, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। सिंपल भाषा में सर, और ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का मतलब होता है सर रिसोर्सेज का जुगाड़। रिसोर्सेज किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, किसी भी फॉर्म में रिसोर्सेज हो सकते हैं सर। ठीक है, देखो सर, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सर लिखने को भी आता है और केस स्टडी भी आती है सर। सबसे पहला क्या है सर? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या है? अगर किसी को याद हो तो इसके अंदर दो होते हैं सर, एक होता है फंक्शनल और एक होता है डिविजनल। फंक्शनल क्या होता है सर? फंक्शन के बेसिस में काम बांटना, जो आदमी अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ये फंक्शन। डिविजनल क्या होता है सर? प्रोडक्ट के बेसिस में बांटना सर, अलग अलग प्रोडक्ट, टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अलग अलग डिविजन है सर, प्रोडक्ट अलग अलग है सर। ठीक, उसके बाद क्या है सर? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट सर, इसके प्रोसेस बहुत अच्छे से करके जाना, बेहद चांसेस एग्जाम में आने के। आता है सर, प्रोसेस एमसीक्यू में आ जाता है, लिखने को आता है, प्लस केस स्टडी में आता है। भयानक इंपॉर्टेंस रखता है सर इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सर, सबसे पहला क्या दिया हुआ है सी से? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। सर, जब आप प्रॉपर चीजें ऑर्गेनाइज करते हो, डिपार्टमेंट के फॉर्म में बांट देते हो, तो आप हर पर्सन को प्रॉपर ड्यूटी असाइन कर देते हो। तो आप हर एक पर्सन को प्रॉपरली ये बता देते हो कि किसको क्या काम करना है। इसका फायदा ये होता है सर कि हर के दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी रहती है कि सर हमें क्या काम करना है, हमें क्या काम दिया गया है सर। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अगला है सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो सदाबहार है, मैंने बोला सर आपको हर चैप्टर में इसको डाल सकते हो सर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अलग अलग तरीके से बोलता है, बट ये सदाबहार है। अगला है सर कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। होता ये है सर, जहां पर हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट के फॉर्म में बांट देते हैं लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल। तो सर जब हम फंक्शन के बेसिस में लोगों को बांटते हैं, मतलब एक प्रोडक्शन मैनेजर, एक सेल्स मैनेजर, एक मार्केटिंग मैनेजर, तो सर हमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि उनके बीच का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो। क्योंकि अगर उनके बीच का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो आपका जो डिवीजन बेसिस में बांटने का मतलब था, मोटिव था ऑर्गेनाइजेशन में, वो मोटिव फुलफिल होगा ही नहीं सर। एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सर, जितना अच्छा आप लोगों को डिवीजन के फॉर्म में बांटोगे, मतलब डिपार्टमेंट के फॉर्म में बांटोगे, उतना ज्यादा इफिशिएंसी से काम होगा। जितना ज्यादा लोगों को बांटोगे काम, उतना ज्यादा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। क्योंकि देखो सर, आप जितने ज्यादा लोगों में काम बांटोगे, हमें पता होगा कौन पर्सन क्या काम करेगा। तो सर अगर कल के दिन हमें कोई भी पर्सन से कंसर्न होगा, तो डायरेक्टली हम उसी डिपार्टमेंट के उस पर्सन से बात करेंगे सर। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कंपनी की सेल गिर रही है, तो मैं सेल्स मैनेजर से बात करूंगा, मैं प्रोडक्शन वाले से बात ही क्यों करूं सर? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगला एक्सपांशन एंड ग्रोथ। सर हम ये कर ही क्यों रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग? क्योंकि सर हम चाहते हैं हमारा बिजनेस एक्सपांड हो। क्योंकि सर अगर सब चीजें एक साथ रहेगी, क्लस्टर के फॉर्म में रहेगी, तो बिजनेस ग्रो करना बहुत मुश्किल है सर। ठीक है, उसके बाद है बेनिफिट एंड स्पेशलाइजेशन। वेरी सिंपल सर, होता क्या है, हम जो लोगों को काम बांटते हैं, वो उस बेसिस में बांटते हैं सर कि कौन पर्सन किस चीज में कितना स्पेशलाइज है। उसका फायदा ये होता है सर, अगर कोई पर्सन किसी चीज में स्पेशलाइज है, अगर आप उसको वही काम दोगे, तो उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत जबरदस्त होगी। ठीक, अगला दिया हुआ एडॉप्शन टू चेंज। सर होता ये, एडॉप्शन टू चेंज वर्ड का मतलब ये है सर, जहां पर हमने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को काम बांटा, तो सर मान लो अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अगर मैं अलग कर दिया हूं सेल्स डिपार्टमेंट और बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो इन केस अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोई गुड्स की मार्केटिंग कर रहा है और मेरे को वहां मार्केटिंग में कोई चेंजेस लाना है, कोई नई टेक्निक लाना है मार्केटिंग की, तो मैं सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करूंगा, बाकी लोगों से बात ही नहीं करूंगा सर। एडॉप्शन टू चेंज। सर जिस सेक्टर, जिस डिपार्टमेंट, जिस प्रोडक्ट में चेंजेस लाना है, सिर्फ उसी को चेंज किया जाएगा। जैसे रतन टाटा जी ने टाटा मोटर्स में चेंज किया, टाटा टी में थोड़ी चेंज किया, टाटा टी तो वैसे ही सक्सेसफुल था, टाटा मोटर्स डूब रहा था, उन्होंने उसमें चेंज किया। एडॉप्शन टू चेंज। अगला है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। होता क्या है सर, जब हम लोगों को उनके काम के बेसिस में बांट देते हैं और जो पर्सन को जो काम आता है हम उसको वही काम देते हैं, तो होता ये है कि वो बंदा उसी काम को कर करके एफिशिएंट हो जाता है और उसका डेवलपमेंट भी होता है सर। पहले ट्रेनिंग होती है, फिर डेवलपमेंट होता है, याद है ना सर? ठीक, उसके बाद हमने बात किया सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है सर? सर किस टाइप का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम किस बेसिस में कैसे काम करते हैं सर। इसी में हम पढ़ते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या होता है सर? एक पर्सन अपने अंदर कितने लोगों को मैनेज कर सकता है, दैट इज नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। हमने बोला सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। फंक्शनल क्या होता है सर? फंक्शन के बेसिस में लोगों को काम बांट देना। सर इसके फायदे भी है तो घाटे भी है। पाजी, दरवाजा लॉक कर दे सर।
फंक्शन के फायदे क्या क्या है सर? सबसे पहले देखो, ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन। हम अलग अलग फंक्शन के बेसिस में लोगों को बांट दिए, कोई प्रोडक्शन मैनेजर, कोई सेल्स मैनेजर, कोई मार्केटिंग मैनेजर। तो हो ये रहा है, सिंपल सी बात है सर। यहाँ पर क्या होता है, हर आदमी अपने काम पे फोकस करता है, पहली चीज। दूसरा है इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। मेरे को जिस डिपार्टमेंट में जिस फंक्शन जो आदमी जो फंक्शन परफॉर्म करना है, मेरे को अगर उसी को ट्रेनिंग देने की जरूरत है तो हम उसी को ट्रेनिंग देंगे, बाकी लोगों को नहीं। अगला दिया हुआ है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। सर ये क्या होता है? सिंपल सी बात है सर, हमने क्या किया, एक डिवीजन के अंदर एक पर्सन को उसके फंक्शन के बेसिस में बांटा। तो सर वो पर्सन उसी काम को करेगा तो उसका स्पेशलाइजेशन आएगा सर, और वो ऑर्गेनाइजेशन उसी काम को परफॉर्म करेगी। अगला है इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। सर जब लोगों को काम बटा हुआ रहेगा तो कोई किसी का काम करेगा ही नहीं सर। अगर कोई दूसरा किसी का काम नहीं करेगा तो इससे होगा डुप्लीकेशन नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, एफर्ट्स नहीं होंगे, रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे, ये सब चीजें। आप 4 पॉइंट भी एग्जाम के लिए याद रखो, मोर देन इनफ है सर, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। डिसएडवांटेज में देखो सर, प्लेस लेस इंपॉर्टेंट टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन के प्रोसेस में लोगों को बांट देते हैं। तो सर लोग क्या होता है, अपने फंक्शन में अपने जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ उसमें फोकस करते हैं। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है भैया मैं तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाऊंगा, मेरा इंसेंटिव बनता है। सेल वाला बोलेगा मैं तो ज्यादा से ज्यादा बेचता हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्शन वाला हो सकता है सर मार्केट में उतनी डिमांड ना हो तो भी ज्यादा गुड्स बनाएगा, क्योंकि उसको इंसेंटिव चाहिए सर। वो कंपनी का नहीं, अपना बेनिफिट सोचना चालू कर देगा। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन ये भी होता है सर, जब आप अलग अलग लोगों को अलग अलग फंक्शन के बेसिस में बांट दोगे तो कई बार ऐसा भी होता है सर, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता और ईगो क्लैश होते हैं, उस केस में सर प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगला दिया हुआ सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी आता है सर। कई बार क्या होता है सर, आप अपने लिए सोचते हो, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं सोचते हो, और जब ऑर्गेनाइजेशन का सोचने जाते हो तो आप अपने लिए नहीं सोच पाते हो। मैम नहीं, तो उस केस में सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आई बात समझ? अगला दिया हुआ है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब सर एक बात समझो, जो आदमी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है आप उसको सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे सर, वो काम ही नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट इज द बेस्ट एग्जांपल, जहां पर गवर्नमेंट में कोई आदमी अगर एक डिपार्टमेंट में बैठ जाता है तो गवर्नमेंट उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं करती है, क्योंकि वो आदमी वहां काम ही नहीं कर पाएगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इतने पॉइंट्स काफी है सर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है सर? जहां पर प्रोडक्ट के बेसिस में बांटा जाता है सर, इससे केस स्टडी आएगी एग्जाम में। आपको एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखने को आएगा व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट द इंपॉर्टेंस, सॉरी राइट द एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ऐसे लिखने को नहीं आएगा। ये केस स्टडी में आता है सर। आपको केस स्टडी देगा और उसमें पहचानना रहेगा सर कि ये कौन सी टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, फंक्शनल है, डिविजनल है। उसके बाद ये बोलेगा सर कि राइट द 3 एडवांटेज या डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल या डिविजनल। ठीक है, तो डिविजनल वो होता है सर जहां पर हम प्रोडक्ट के बेसिस में बांटते हैं। इसमें सबसे पहले एडवांटेज देखो, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस में बांट दिए। टाटा टी अलग है, टाटा मोटर्स अलग है, टाटा कंसल्टेंसी अलग है सर। उसके बाद देखो फास्ट डिसीजन मेकिंग। सर रतन टाटा जी को लगा कि टाटा मोटर्स डूब रहा है, तो उन्होंने डिसीजन सिर्फ टाटा मोटर्स को लेके सोचा, उन्होंने टाटा टी को सोचा ही नहीं, क्योंकि टाटा टी तो वैसे ही ग्रो कर रहा था सर। अगला अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है चेक करना। सर जिस डिवीजन में दिक्कत आ रही है हम सिर्फ उस डिवीजन को क्या करते हैं, अकाउंटेबल करते हैं, ताकि पता चले उस दिक्कत क्या है उस डिवीजन में। अगला फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में होता है सर कि उस डिवीजन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन चेंज नहीं कर पाओगे। आप समझो सर, जो आदमी टाटा टी में बैठा हुआ उसको टाटा मोटर्स में थोड़ी भेज दोगे, वो काम ही नहीं कर पाएगा। उस डिवीजन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आउटसाइड नहीं। ठीक है, डिसएडवांटेज देखो सर, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। ऑब्वियस सी बात है सर, आप जितने प्रोडक्ट के बेसिस में अलग अलग डिवीजन बनाते रहोगे उतने ज्यादा स्टाफ चाहिए रहेंगे, उतने ज्यादा अलग अलग पर्सन चाहिए रहेंगे, और जितने ज्यादा पर्सन उतने ज्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अगला क्या है सर, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे फोकस करता है सर। टाटा टी वाले को कोई मतलब नहीं है कि टाटा मोटर्स में क्या चल रहा है सर। अगला दिया हुआ है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है सर, क्योंकि जब पूरे टाटा ग्रुप का प्रॉफिट देखा जाता है तो अगर मान लो टाटा ग्रुप की एक कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और एक कंपनी नहीं कमा रही है, तो होता ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। क्योंकि जब कंपनी बोनस देने जाती है तो बोनस देते टाइम कंपनी देखती है कि कंपनी का ओवरऑल टाटा ग्रुप का प्रॉफिट क्या है, और जब ओवरऑल प्रॉफिट देखने जाते हैं तो लॉस वाले के कारण प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सर। बहुत हुआ है टाटा ग्रुप में, तो ये शुरुआत में बहुत हुआ है, इसलिए वहां पर स्ट्राइक्स बहुत होते थे सर शुरुआत में। इसके बाद है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। याद है फॉर्मल क्या होता है सर, जो ऑफिशियल लेवल पे रहता है, प्रॉपर एक स्कॉलर चेन जैसा फॉलो चलता है सर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके भी कुछ फीचर्स है देखो सर, क्रिएटेड इंटेंशनली, स्कॉलर चेन इज द बेस्ट एग्जांपल इसका। सर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, चलो सब बोलेंगे। सबसे पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप कोई भी चाहो 4 पॉइंट कर लेना, मोर देन इनफ है।
मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। ठीक है, एडवांटेज देखो सर, फॉर्मल का फायदा ये है, सिस्टमैटिक वर्किंग है सर, स्कॉलर चेन है, कौन किसके अंडर है हायरार्की में हमें पता है सर, कौन किसके थ्रू ऑर्डर पास हो रहा है हमें पता है सर, कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये भी हमें पता है सर, हम किसको अकाउंटेबल कर सकते हैं ये सब हमें पता होता है सर। सिस्टमैटिक वर्किंग, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है सर, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये तो मैंने बोला था आपको सदाबहार है सर। यहाँ पर सर क्या चेन ऑफ कमांड होता है? यस सर, सबसे ऊपर वाला अपने नीचे वाले को बोलता है, वो उसके नीचे वाले को बोलता है, वो उसके नीचे वाले को बोलता है सर, चेन ऑफ कमांड होता है सर। इसका डिसएडवांटेज भी है सर, डिले इन एक्शन। क्यों डिले इन एक्शन? सिंपल सा लॉजिक है सर, आप नीचे वाला सर ऊपर वाले को कोई भी चीज कम्युनिकेट करेगा तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि वो अपने ऊपर वाले को बोलेगा, उसका ऊपर वाला उसके ऊपर वाले को बोलेगा, वो उसका ऊपर वाला उसके ऊपर वाले को बोलेगा। डिले इन एक्शन, टाइम लगता है सर। इग्नोर सोशल एंड एम्प्लॉइज, सर जनरली होता क्या है, जब कोई चीज फॉर्मल लेवल पे चलती है तो वहां पर इनफॉर्मल होता ही नहीं, तो कोई भी एम्प्लॉयज के मतलब इमोशन फीलिंग्स ये सब को कंसर्न रखा ही नहीं जाता है फॉर्मल में। अगला है सर एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, फॉर्मल जहां पर भी होगा वहां पर सिर्फ काम से मतलब है, आपके सोशल पर्सनल क्या लाइफ में चल रहा है उनसे किसी को कोई मतलब नहीं होता सर। ठीक है, इनफॉर्मल क्या होता है सर? दोस्ती यारी प्रेम प्यार मोहब्बत, इनफॉर्मल सर। ठीक है, यहां पर सबसे बढ़िया बात क्या होती है सर, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, दोस्ती यारी से मिलकर खुशी होती है, यही है सर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ नहीं है सर, सब दोस्त बराबर है। कोई दोस्त किसी को ये थोड़ी बोलता है मैं तेरा बाप, मेरी बात सुन, ये थोड़ी बोलते हो सर। आ रहा है समझ? ये नहीं बोलते सर, ये नहीं बोलते, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बराबर है सर, सब बराबर है दोस्ती यारी में। ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेस नहीं की जा सकती, याद करो मैंने पहले भी बताया था सर, आप लोग हवा में कोई भी बात बोल देते भाई इसकी गर्लफ्रेंड है, पता ही नहीं चलता कहां से बात उड़ी है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेस नहीं किया जा सकता सर। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है सर, फास्ट कम्युनिकेशन इनफॉर्मल है तो कोई ऑफिशियल फॉलो नहीं करना पड़ता है चेन। दूसरा है सर फुलफिल सोशल नीड्स, फुलफिल सोशल नीड, मत पीना, इधर ध्यान दो। फुलफिलिंग सोशल नीड्स, सर होता क्या है, जब आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से चलते हो ना सर, तो आपकी सोशल नीड्स बहुत सेटिस्फाई होती है, क्योंकि आप किसी के साथ इमोशनली अटैच हो सकते हो। अगला है करेक्ट फीडबैक, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी अपने बॉस को गाली मेल में लिख के नहीं भेज सकता सर, बट सर कहीं ना कहीं अगर पार्टी में बैठे तो आराम से बोल सकते हैं साले तेरे कारण मेरी जिंदगी झंड हो गई है, करेक्ट फीडबैक। ठीक है, अगला डिसएडवांटेज में देखो सर, नो सिस्टमैटिक वर्किंग, इनफॉर्मल कभी सिस्टमैटिक नहीं हो सकता, ना स्कॉलर चेन होता है, ना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना राइटिंग होता है, तो सर सिस्टमैटिक कैसे होगा? मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, सर इनफॉर्मल से हो सकता है नेगेटिव रिजल्ट हो, किस सेंस में सर? टाइम वेस्ट हो, रिसोर्स वेस्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है सर। स्प्रेड रूमर, इसमें तो आप लोग मास्टर हो सर, कोई भी रूमर फैलाने में आप लोग मास्टर हो। ठीक है, उसके बाद अगला है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? बांटना। ठीक है, डेलीगेशन वर्ड का मतलब डेलीगेट करना, बांटना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब पावर बांटना। ठीक है, मैंने पहले भी पढ़ाया था, अभी भी वापस याद दिला रहा हूं, डेलीगेशन टॉप लेवल पे होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मिडिल और लोअर लेवल पे होता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी डिसेंट्रलाइजेशन आएगा नीचे, पहले ये डेलीगेशन समझो। डेलीगेशन टॉप लेवल पे होता है सर, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मिडिल और लोअर लेवल पे होता है। एग्जाम में इसके बेहद क्वेश्चन आते हैं सर। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन अति में इंपॉर्टेंट, तीन एलिमेंट्स होते हैं सर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मतलब पावर, सर हमेशा अपना सुपीरियर सबऑर्डिनेट को पावर देगा सर, अथॉरिटी हमेशा नीचे जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ऊपर जाती है, क्योंकि सर सिंपल सी बात है, जिसको मैंने पावर दिया वो आदमी जो काम करेगा उस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? जहां पर हम किसी को चेक करते हैं, सर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को चेक करेगा, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को थोड़ी चेक करेगा सर, समझ आ रहा है? तो नीचे वाले को ऊपर वाला चेक करता है सर, ये ध्यान रखना सर। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्लियर हुआ? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेलीगेशन लिखने को आता है सर, तीनों लिखने के आते हैं सर, 3 से 4 मार्क्स का लिखने को आ जाता है। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन एग्जाम में छोड़ के मत जाना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज। मेरे को कोई पूछेगा एग्जाम के आखिरी दिन, जब कोई पहली बार जिंदगी में बुक उठाएगा, तो वो 3 टॉपिक तो पढ़ के जाना, एक है प्रोसेस, एक डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इन्हें मत छोड़ना, क्योंकि इनमें से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं है बाकी टॉपिक से कभी आया ही नहीं है या आएगा नहीं सर, आ सकता है, बट इन 3 से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है सर। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, सर डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, सबसे पहला है बेटर कोऑर्डिनेशन,
आप जितना काम बांटोगे सर, उतना आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और जितना वर्कलोड अपने ऊपर रखोगे, उतनी क्वालिटी ऑफ काम खराब हो जाएगा। अगला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। सर इफेक्टिव मैनेजमेंट क्यों? आपने किसी को डेलीगेट किया, अब आपको उससे क्या करना है? सिर्फ रिपोर्टिंग लेनी है। तो इससे क्या होगा? आपका काम मैनेज होगा। आप क्या कर सकते हो? रूटीन वर्क किसी को भी डेलीगेट कर सकते हो, ताकि जो मेन पर्पस के काम है वो आप हैंडल कर लो सर। अगला है एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। आप जिसको कोई भी काम बांटोगे सर, वो पर्सन क्या होगा सर? डेवलप होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी को अगर कोई काम दोगे तो वो काम करना सीखेगा उस और जैसे ही वो काम करना सीखेगा सर, उसका डेवलपमेंट होगा। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। ये सिंपल सी बात है सर, जब भी मैं किसी को कोई काम डेलीगेट करता हूं, मेरा वर्कलोड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला है सर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन। जब किसी को कोई काम दिया जाता है, कोई भी बॉस कभी भी आपको कोई काम देगा, तो सर अगर वो चैलेंजिंग जॉब दे रहा है तो इट्स अ बिग मोटिवेशन। अगर आप वो काम कर लिए तो एक तो आपको वो काम दिया, इट मींस वो आपको काबिल समझता है इसलिए काम दिया, अदरवाइज काम ही नहीं देता। अगला देखो सर बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। जैसे ही मैंने किसी को काम दिया, मैं सुपीरियर वो सबऑर्डिनेट, तो हायरार्की क्रिएट हो गई। कल के दिन वो किसी और को काम देगा तो सर हमारे बीच में हायरार्की क्रिएट हो जाएगी। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अगला फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ये तो सदाबहार है सर, हम डेलीगेट इसलिए कर रहे हैं सर ताकि हम रूटीन काम छोड़ें, हम क्रीम एरिया के काम करें, और क्रीम एरिया के काम करेंगे तो इससे हम ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए सोच पाएंगे। आपको क्या लगता है रतन टाटा बैठ के ये सोचते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना है नहीं खरीदना है? नहीं, ये बकवास चीजें नहीं करते। वो ये सोचते हैं कौन सी कंपनी खरीदना है नहीं खरीदना है। उस लेवल के पर्सन है सर वो। आ रहा है समझ? बेसिक काम वो रूटीन के काम वो डेलीगेट करके बैठ गए। वो बोलते हैं रूटीन काम मैं नहीं करूंगा। आ रही बात समझ? समझ आ रहा है ना? अगला देखो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। याद करो कल पेयल के प्रिंसिपल थे तो मैंने आपको बोला था सर वहां पर छोड़ दो, ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन आगे कवर होगा सर। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? जहां पर पूरा पावर अथॉरिटी सब एक जगह हो। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सर जहां पर बहुत लोगों में चीजें बांटी जाए, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। जहां पर कभी कोई क्वेश्चन में 2 3 लोग 4 लोग दिखेंगे ना, डेलीगेशन है। जहां पर भी क्वेश्चन में वेरियस अमंग वेरियस एम्प्लॉइज दिखेगा, वेरियस बोलेगा, बहुत बोलेगा, तो आप उसको क्या बोलोगे? डिसेंट्रलाइजेशन। जहां पर ये बोलेगा कि सर एक पर्सन ने 2 लोगों को अपॉइंट किया और काम बांटा, दैट इज डेलीगेशन। समझ आ रहा है? ये केस स्टडी के लिए बहुत काम का होता है, बहुत काम का होता है सर। ठीक है, ये लाइन से भी कई बार क्वेश्चन आया सर। डेलीगेशन इज नेसेसरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। सर डेलीगेशन तो होगा ही, कोई भी आदमी पूरा काम खुद नहीं करता। आपके पापा लोग भी दुकान खोलने के लिए क्या करते? नौकर अपॉइंट कर देते, भैया तू दुकान खोल के रख, मैं आके बैठूंगा। डेलीगेट तो कोई ना कुछ करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है सर। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो डिसेंट्रलाइजेशन आता है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं तो नहीं आएगा। जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना डिसेंट्रलाइजेशन होता। समझ आई बात क्या बोला? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देखो सर, सबसे पहला दिया हुआ है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। सर आप क्या करते हो जब आप किसी को कोई काम डेलीगेट करते हो, डिसेंट्रलाइज करते हो, तो उससे क्या होता है? सामने वाले जो सबऑर्डिनेट जिसको आपने ये काम बांटा है, वो क्या करता है? इनिशिएटिव लेता है सर। इनिशिएटिव मतलब सजेशंस देता है अपने एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज क्या करते हैं? सजेशंस देते हैं जो उनको काम बांटता है कि सर ये काम हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये काम ऐसे भी हो सकता है। अगला देखो सर डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। सर जब भी आप किसी को कोई काम डिसेंट्रलाइज करके बांटोगे सर, तो होगा ये कि वो काम वो चीज करना सीखेगा, और जब वो पर्सन वो काम करना सीखेगा तो कहीं ना कहीं ये काम फ्यूचर में काम आता है सर। आप समझो सर, मैंने अगर कभी किसी को सेल्स सिखाया ही नहीं तो उसको क्या पता माल कैसे बेचना है? उसको क्या पता? मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, टू बी फ्रैंक, आप चाहे सीए बनो, सीएस बनो, एमबीए बनो, कुछ भी बनो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात याद रखना, जिंदगी में कुछ भी बनने के बाद ना, एक बार के लिए 6 महीने के लिए किसी भी मारवाड़ी अग्रवाल की दुकान में जाके एक बार बैठ जाना 6 महीना, आप बात करने का तरीका सीख जाओगे सर। ये जो बात करने का तरीका है इनका, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बाकी लोग नहीं कर सकते, बट इनका जो मतलब लोगों को काटने का तरीका है ना, बहुत जबरदस्त है। गजब लेवल पे काटते हैं, प्यार से बोल बोल के पूरा काट, चाय समोसा खिला के काट देंगे, आपको समझ तक नहीं आएगा वहां पर। बेहतरीन होता है, बिलीव मी। ये जो आप सीखोगे ना, ये आपको ना एमबीए सिखा सकता, ना सीए नहीं सीएस, कोई नहीं सिखा सकता। ये जो टैलेंट डेवलप होता है, कैसे सामने वाले को घेरे पे लेना। क्योंकि सर आप समझो सर, आप सीए भी बनते हो या एमबीए भी बनते हो, एमबीए का काम क्या है? माल बेच के आओ। तो सर वो माल बेचने जाएगा तो बेचने के लिए भी तो सामने वाले को बनाना आना चाहिए ना।
ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दिस इज द वन ऑफ द प्रीशियस टैलेंट जो बहुत जरूरी है और आजकल के लोगों में बहुत लैकिंग है ये चीज, बहुत लैकिंग है। सर आप समझो, मैं आपको बता रहा हूँ, पुराने लोग जितना अच्छा लोगों को काट सकते हैं ना, आजकल लोग एमबीए करके उतना अच्छा नहीं काट पा रहे हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, दिस इज द वन ऑफ द ग्रेट टैलेंट जो आपको डेवलप करना चाहिए सर। अगला है बेटर बेटर कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर हम डे टू डे काम अगर किसी और को, रूटीन वर्क किसी और को डेलीगेट कर देंगे, डिसेंट्रलाइज कर देंगे, तो सर हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम मेन जो पॉलिसी में वाले डिसीजंस होते हैं ना, उस पर फोकस करेंगे सर। आगे देखो, फैसिलिटेट ग्रोथ, ये तो सदाबहार है सर। जितना काम बांटोगे उतना ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा सर। अगला है रिलीव टू द टॉप मैनेजमेंट। रिलीव क्यों होगा सर? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रूटीन काम बांट रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, मेन कंपनी के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वाले डिसीजन है वो आप लेते हो, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करता है और रिलीव भी होता है सर। अगला है क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस सी बात है सर, फास्ट डिसीजन मेकिंग इसलिए होता है सर, अब आप समझो ना सर, अगर टाटा मोटर्स में रॉ मटेरियल खरीदना है और अगर मैं बोलूं कि ये डिसीजन सिर्फ रतन टाटा जी के पास है पावर, तो उस केस में सर वो डिसीजन लेने में जन्मों लग जाएगा, क्योंकि रतन टाटा जी फ्री नहीं है सर हर टाइम। बट मैं बोलूं कि नहीं नहीं, ये रॉ मटेरियल परचेज करने का काम सर परचेज मैनेजर के हाथ में, तो ये डिसीजन बहुत फास्ट होंगे। क्यों? परचेज मैनेजर आपको तुरंत बता सकता है रॉ मटेरियल खरीदना है कि नहीं खरीदना है सर। बट रतन टाटा तक बात जाएगी तो बहुत टाइम लगेगा सर, रतन टाटा जी वैसे ही बहुत बिजी है। क्विक डिसीजन मेकिंग। आई बात समझ? समझ आया? बैठा दिमाग में?